हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीएस टीचिंग सपना। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहली क्लास में हमने कोशिका के बारे में समझा था। आज हमारी दूसरी क्लास है तो कोशिका के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। इसके पहले थोड़ी हम रिवीजन करेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोशिका कोई भी जीव है किससे मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है। तो कोशिका की संरचना के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था कि जैसे ये कोशिका है तो कोशिका की बाहरी परत क्या होती है, कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसके बाद इसका जो सेंटर में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, जो कि क्या करता है, जितने भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर, जैसे लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनको सबको कंट्रोल कौन करेगा, अपना ये केंद्रक, जो कि कोशिका के सेंटर में होता है। इसके बाद हमने जाना था कि राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम क्या करता है, हमें प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, राइबोसोम। लाइसोसोम जाना था कि लाइसोसोम क्या होती है, जैसे बहुत सारी कोशिका की मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तो उन कोशिका को उत्सर्जन में क्या करता है, ये लाइसोसोम सहायता करता है, या खुद की कोशिका को क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। इसी वजह से लाइसोसोम को हमने समझा था कि इसे क्या बोलते हैं, आत्मघाती की थैली, या क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। इसके बाद सेंट्रोसोम देखा था। सेंट्रोसोम के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन जब होता है तो सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद या सहायता करता है, सेल को डिवीजन करने में, यानी सेल को विभाजन करने में। नेक्स्ट, अंतःद्रव्य जालिका हमने देखा था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो अंतःद्रव्य जालिका मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो अंतःद्रव्य जालिका होता है वो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, कौन सी, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, और दूसरी मैंने आपको बताया था खुरदुरी। क्या बताया था दूसरी मैंने, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, स्मूथ, क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और खुरदुरी के बोलेंगे हम क्या, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। चिकनी, स्मूथ, यानी कि जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होगी ये किसका निर्माण करती है, ये करती है लिपिड का निर्माण। किसका निर्माण करेगी, लिपिड का। और खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका होगी ये किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का। किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का। तो हमने अंतःद्रव्य जालिका के बारे में जान लिया था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत से आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली के घर कहते हैं, है ना। तो क्यों कहते हैं बिजली के घर, क्योंकि देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी पाचन के बाद ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज और श्वसन के दौरान ऑक्सीजन दोनों मिलकर आपस में यही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो कि एटीपी के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, जलेंगे, तो ऊर्जा का निर्माण होगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट, केंद्रक के अंदर देखो, केंद्रक के अंदर, केंद्रक और ये केंद्रक की जो बाहरी की परत है इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र में ही क्या, डीएनए और आरएनए होंगे। तो अब देखिए हम गुणसूत्र समझेंगे कि गुणसूत्र में ये डीएनए और आरएनए का काम क्या होता है। तो डीएनए जो होता है तो ये डीएनए क्या करता है, जो भी हमारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि अम्ल, है ना, इसको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, डीएनए। अब आरएनए में समझेंगे कि अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना एग्जाम में। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, जो कि एक प्रकार क्या है, अम्ल है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है, यानी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हम दूसरा क्या हमारा है, आरएनए। तो आरएनए के बारे में हम समझेंगे आज कि आरएनए क्या है। देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है, आरएनए देखो क्या करता है, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोसेस होगी। पहला आरएनए क्या होगा हमारा, जिसे हम बोल देंगे क्या, पहला क्या होगा हमारा mRNA, क्या होगा mRNA। दूसरा होता है tRNA, और तीसरा होता है तीसरा क्या होता है RNA।
ठीक है। तो देखो mRNA, tRNA और rRNA, इन तीनों का काम अलग अलग होता है। अब समझेंगे कैसे अलग अलग होता है। देखिए सबसे पहले mRNA क्या करेगा, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्ल से होता है, तो mRNA क्या करेगा, जितने भी एमिनो अम्ल हो गए उनको एक व्यवस्थित क्रम में कर देगा, यानी उनको व्यवस्थित कर देगा। इसके बाद जब mRNA में प्रोटीन व्यवस्थित हो जाएगा, एक क्रम से हो जाएगा, तो tRNA क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा, किसको, एमिनो अम्ल को। नेक्स्ट rRNA, अब tRNA किसके पास ट्रांसफ़र कर देगा, इसे एमिनो अम्ल को rRNA में। rRNA में क्या होगा, जो भी हमारी प्रोटीन आई है तो उस जो भी हमारी जो एमिनो अम्ल आया है तो rRNA में क्या कर देगा, ये प्रोटीन का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण। इस प्रकार RNA का कार्य होता है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट हमने इतना पढ़ लिया था। अच्छा, सेंट्रोसोम भी पढ़ लिया हमने। तो इतना हमने किस में पढ़ा था, जंतु कोशिका में। अब इससे लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था कि जंतु कोशिका के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पादप कोशिका। ये भी बोला था कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में ज़्यादा फर्क, मतलब जो भी इसके अंग हैं लगभग यही रहते हैं। कुछ अंग क्या होते हैं, चेंजेस रहते हैं, जैसे प्लास्टिड, लवक, तो इसमें लवक नहीं पाया जाता और उसमें किसमें, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका की संरचना देखेंगे कैसी होती है और उसके बारे में जानेंगे। आइए इसके बाद हम जंतु कोशिका जाना, पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। पादप कोशिका क्या है, तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में लगभग जो कोशिकांग होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे जंतु कोशिका में देखिए कोशिका झिल्ली थी, इसमें भी है। केंद्रिका जंतु कोशिका में थी, इसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, गोल्गी कार, लाइसोसोम और केंद्रक, ये सब किसमें थे, जंतु कोशिका में है और पादप कोशिका में है। फर्क कितना है कि इसमें क्या पाई जाती है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। और दूसरा हमारा क्या स्टेज में पाया जाता है, वो लवक, क्या पाया जाता है, लवक। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जाएगा अपना, लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें लवक पाया जाती है। किसमें, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, लवक, और दूसरा रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। तो जैसा कि हमने जंतु कोशिका में इनके बारे में, सबके बारे में जान लिया है ना। इसके बाद हम इस तरह क्या पढ़ेंगे, इसमें लवक के बारे में जानेंगे और किसके बारे में, रिक्तिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जैसे रिक्तिका के बारे में जानते हैं। रिक्तिका तो और क्या बोल सकते हैं हम, रसधनी, इसका दूसरा नाम क्या है, रसधानी। तो रिक्तिका जो होती है, इसकी जो बाहर की परत होती है झिल्ली से घिरी होती है। रिक्तिका जो होती है कि जो बाहर की परत है ना, तो वो एक झिल्ली से घिरी होती है। उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और इस रिक्तिका के अंदर क्या भरा रहता है, एक रस भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका रस। क्या बोलते हैं, कोशिका रस बोलते हैं। और इस कोशिका के अंदर खनिज पदार्थ, जल, लवण आदि सब क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो इतना काम किसका होता है, रिक्तिका का। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, जैसे लवक। लवक को क्या बोलते हैं, इसमें प्लास्टिड, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड जो बोलते हैं। तो दोस्तों पादप कोशिका में जो प्लास्टिड पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ जगह इधर आप लोग को दिख रहा होगा। तो लवक देखिए बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा वर्डी लवक, क्या करेंगे, वर्डी लवक। दूसरा हमारा होता है अवर्डी लवक। दूसरा कौन सा लवक, अवर्डी लवक। और तीसरा होता है हरित लवक। कौन सा होता है, हरित लवक, हरित लवक। तो आगे दोस्तों हम पादप कोशिका के बारे में जानेंगे। अभी हमने जंतु कोशिका के बारे में जाना। जैसा कि आपको पता है कि जंतु कोशिका में ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्गी कार, राइबोसोम, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्या हमारी अंतःद्रवी जालिका। क्या है, अंतःप्रदवी जालिका। ये जितने भी अंग हैं ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका, यानी दोनों में पाए जाते हैं।
अब देखिए कौन सा ऐसा अंग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे ये हो गया लवक, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं, और दूसरा हो गया रिक्तिकाएँ जिसे हम रसधानी भी बोलते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम जानेंगे क्योंकि हमने ये सारे जितने और अंग हैं इनको हमने ऑलरेडी जंतु कोशिका में पढ़ रखा। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे रिक्तिका। तो रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका जो होती है, देखो जंतु कोशिका में भी रिक्तिका होगी लेकिन वो क्या होगी, छोटी होगी। पादप कोशिका में रिक्तिका क्या होंगी, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होंगी, बहुत सारी रिक्तिकाएँ होंगी। और ये रिक्तिकाएँ जो होती हैं तो एक झिल्ली से क्या होती है, घिरी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और इस रिक्तिका के अंदर एक द्रव्य वाला होता है जिस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य। अब इस रिक्तिका के अंदर क्या क्या होगा, जल होगा, खनिज लवण होगा, और जितने भी पदार्थ होंगे इसके अलावा अन्य पदार्थ वो किसके अंदर स्टोर होंगे, रिक्तिका के अंदर होते हैं। तो रिक्तिका का काम इतना ही केवल होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, जल हो गया और ये लवण हो गया और खनिज पदार्थ हो गए कुछ। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा लवक। लवक क्या होता है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। तो लवक का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो पौधों की जो पत्तियां होती है ना उसका रंग हरा होता है, तो किस कारण होता है, किस लवक के कारण होता है। जो पेड़ों का जो फूल होता है वो आकर्षक रंग बिरंग होता है, तो वो किस कारण होता है ना। तो हम ये किस में पढ़ेंगे, लवक में। तो आइए हम लवक के बारे में आगे पढ़ते हैं कि लवक क्या होता है। लवक, लवक केवल किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में। लवक किस में पाया जाएगा, पादप कोशिका में। अब लवक के प्रकार, तो पहला लवक होता है हमारा आवर्णी लवक। कौन सा लवक, आवर्णी लवक। दूसरा होता है हमारा कौन सा, वर्णी लवक। दूसरा कौन सा लवक, वर्णी लवक। और तीसरा हमारा होता है हरित लवक। हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे कौन सा, आवर्णी लवक। आवर्णी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी, यहाँ आवर्णी लवक हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो देखिए आवर्णी लवक का काम अलग होगा, वर्णी लवक का कार्य क्या होगा, अलग होगा, और हरित लवक का कार्य अलग होगा। तो आवर्णी लवक देखो कहाँ पाया जाता है, पौधों का ऐसा भाग जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। जैसे पौधों का कौन सा भाग है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी, जैसे कि पौधों का जड़ हो गया। तो जड़ ऐसा पार्ट है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। तो जड़ में कौन सा लवक पाया जाएगा, आवर्णी लवक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हमारा आता है कौन सा, वर्णी लवक। तो वर्णी लवक को हम और क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं वर्णी लवक को, क्रोमोप्लास्ट। तो जो वर्णी लवक का काम होगा इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। तो वर्णी लवक का काम क्या होता है, पौधों में जो पुष्प होते हैं तो पुष्प को रंग प्रदान करना, पुष्प को आकर्षित बनाना कि कितना से कितना अच्छा पुष्प लगेगा। देखेंगे पुष्पों के रंग अलग अलग होते हैं, कोई पुष्प रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई ब्लू होता है। तो ये जो वर्णी लवक है ये पुष्पों को क्या बनाता है, आकर्षक बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे हरित लवक। देखो हरित लवक का काम क्या होता है, हरित लवक पौधों की जो पत्तियां होती है ना, पौधों की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं, हरी रंग की होती हैं। तो पौधे का जो हरा रंग है वो किस कारण होता है, हरित लवक के कारण। अब मैं बाई डायग्राम आपको बताता हूँ थोड़ी कि लवक कहाँ कहाँ पौधों में पाया जाता है। जैसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्री ले लेते हैं, मैं दूसरा इंक का यूज़ करूँगा। जैसे एक पेड़ लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारा स्थल हो गया, इसके नीचे इसके क्या होंगी, जड़ होंगी। इसके नीचे क्या होंगी, इसकी जड़ होंगी। अब इसका पूरा ये अपना वृक्ष होगा, ठीक है, और वृक्ष में कुछ ऐसे पत्तियां होंगी। जैसे मान लीजिए समझ लीजिए एक पत्ती ऐसे बनाता हूँ और इसी में एक मैं जैसे फूल बना देता हूँ। कोई भी समझने के लिए जस्ट डायग्राम है। जैसे मैं एक ऐसे फूल बना दिया, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आवर्णी लवक। आवर्णी लवक को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोप्लास्ट। तो आवर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, सूर्य। देखिए जैसे मान लीजिए सन है,
ये सन है, ठीक है। तो सन का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होगा, तो आवर्ती लवक में क्या होगा कि ऐसा स्थान पौधों का जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं। जैसे ये क्या होगा, जड़, ये क्या है, जड़। तो जड़ ऐसा स्थान है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी। तो यहाँ पास जड़ों में कौन सा लवक होगा, आवर्ती लवक होगा। और देखोगे कि जड़ का जो कलर भी होता है वो वाइट होता है, हल्का भूरा टाइप में होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सा लवक पाया जाता है, आवर्ती लवक पाया जाता है। दूसरा हमने क्या देखा था, वर्णी लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो वर्णी लवक किसमें पाया जाएगा, पुष्पों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, पुष्पों में पाया जाएगा। और तीसरा हमारा क्या है, वो हरित लवक। हरित लवक को हम और क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, इसमें पाया जाता है। तो हरे जो पत्तियों का हरा रंग है, और जो कुछ ये शाखाएं भी होती हैं ना, तो पत्तियों में और कुछ शाखाओं में जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है, हरित लवक के कारण, हरित लवक के कारण। तो ये हमारा लवक खत्म हुआ। तो दोस्तों आज हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जान लिया। अब हम आगे कोशिका के टाइप पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के बारे में हमने जाना कि कोशिका जैसे जंतु कोशिका हो गई और पादप कोशिका हो गई, ये क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्य होगा, तो उनका काम क्या था, ये हमने जाना। अब आगे हम देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहली कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका, प्रोकैरियोटिक। और दूसरी कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ये दो प्रकार की कोशिका होती हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और इसके बाद हम क्या जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी। प्रो मतलब होता है प्राथमिक। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होगा, प्राथमिक, यानी ऐसी कोशिका जो सबसे पहले आई होगी, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। अब पहले आई है तो इसे हम क्या, प्राचीन कोशिका भी बोलते हैं, यानी सबसे प्राचीन में आई है। तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले कौन सी कोशिका आई है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें क्या था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी वो क्या थी, पूर्ण विकसित नहीं थी। जैसे कि बहुत सारे अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये इसमें नहीं पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जैसे जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब इसमें क्या है, नहीं पाई जाती। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, तो ये किस प्रकार की कोशिका थी, मतलब पूर्ण विकसित नहीं थी। इसमें केंद्रिका भी नहीं पाई जाती। देखोगे जैसे हमने अभी जंतु कोशिका, पादप कोशिका में देखा कि केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका भी नहीं पाई जाती, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, ना ही लाइसोसोम, और ना ही गोल्जी बॉडी। इसलिए इसे हम क्या बोल दिए कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी ये पूर्ण विकसित नहीं थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है तो ये क्या है, पूर्ण विकसित नहीं है, तो 21 प्रकार के जीवों में पाई जाती है। तो देखो ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या, हरित लवक, नील हरित शैवाल, है ना, और कौन से हो गए, और नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया, है ना, और माइकोप्लाज्म। तो ये सब जो होंगे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, नील हरित शैवाल, इसमें कौन सी कोशिका पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि कैसी होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है। अब दूसरे, इसके बाद समय बीतता गया तो किसकी खोज हुई, यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगी, इसमें क्या था, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन आएगा, हम लोग में भी कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में ये पूर्ण विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, पूर्ण विकसित, मतलब इसमें कैसी होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है ना। इसमें क्या हो, केंद्रिका पाई जाएगी, है ना, इसमें और सारे अंग पाए जाएंगे। तो ये कौन सी कोशिका होगी, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है, केंद्रिका पाई जाती है, इसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती। इसमें जैसा भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम ये इसमें नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक में, और इसमें यूकैरियोटिक में क्या होंगे, पाए जाएंगे, इसलिए क्या होगी, पूर्ण विकसित भी होगी। तो हमने जाना क्या कि दोनों कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब एक कोशिका का प्रकार और होता है जिसे हम अलग तरीके से
बांटते हैं, जैसे संख्या के आधार पर यदि पूछे कि कोशिका संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो कोशिका को संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहली बात करें तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बोलें तो बहुकोशिकीय, दूसरा बोलें तो बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो देखो एक कोशिकीय जीव क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव क्या होगा। एक कोशिकीय का मतलब जैसे नाम ही से डिफाइन है कि एक कोशिका, यानी जो जीव का निर्माण केवल सिंगल एक कोशिका से हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय क्या होगा, जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके जो जीव बने होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव के जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक कोशिकीय में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किस में आएंगे, एक कोशिकीय जीव में आएंगे। इसके बाद बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय में कौन कौन से आ जाएंगे। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोशिका जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके बनी हो, जैसे हम, आप, है ना, अदर जंतु जो है तो वो क्या होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है किन से मिलके बना, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है ना। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि एक कोशिका से जो टूटे मतलब विभाजन हुआ तो बहुत सारी कोशिका बनी। तो जो हमारा शरीर है वो कैसा है, बहुकोशिकीय जीव है, जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे कि इसमें कौन कौन से आ जाएगा, जैसे मनुष्य आ जाएगा, बहुकोशिकीय में मनुष्य आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, मेढक, मछली, है ना। तो इस प्रकार के ये किस में आ जाएंगे, हमारे बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। तो हमने कोशिका के बारे में इतना जाना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में तो दोस्तों आज का सेशन यही हम ख़त्म करते हैं। तो हमारी आज से कोशिका का जो परिचय था, कोशिका की जो संरचना थी, कोशिका के प्रकार, वो आज से ख़त्म हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। जैसे अभी हमने एक कोशिका के बारे में पढ़ा कि एक कोशिका क्या है ना, उस कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका कैसे बनती है, उसका विभाजन कैसे होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।